Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's संकल्प series we are going to discuss the topic garnishi order. तो संकल्प सीरीज में हम 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं फॉर पीपीबी। सिमिलर सीरीज आईएफएस, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसे डिमांड ऑफ द एग्जाम के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गार्निशमेंट ऑर्डर में एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है रोहन नाम का, ठीक है, और एक पर्सन है करण। तो रोहन ने करण को कुछ पैसे उधार दिए। जब रोहन ने अपना पैसा वापस मांगा तो करण ने बोल दिया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में रोहन चला जाता है कोर्ट के पास कि देखो ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। अब कोर्ट क्या करेगा, करण के बैंक को एक ऑर्डर पास करेगा, प्रीलिमिनरी ऑर्डर पास करेगा, जिसे ऑर्डर नीसी बोला जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में बैंक से पूछा जाएगा कि बताओ हम क्यों ना करण का पैसा अटैच करें, बताओ इसके अकाउंट का क्या स्टेटस है। ठीक है, और फिर बैंक सारा इंफॉर्मेशन दे देगा कोर्ट को कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, जिसके बाद कोर्ट एक ऑर्डर एब्सोल्यूट पास करेगा, जिस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद बैंक जो भी पैसा गार्निशमेंट ऑर्डर में बोला गया है उतना पैसा कोर्ट को दे देगा, और कोर्ट वो पैसा फिर रोहन को दे देगा। उस पैसे को रोहन फिर यूटिलाइज कर लेगा अपनी डेट को रिकवर करने के लिए। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। तो गार्निशमेंट ऑर्डर एक तरीके का अटैचमेंट ऑर्डर है जिसे कोर्ट इशू करता है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें के जो क्रेडिटर है उसे ये फायदा मिलता है कि डेटर का पैसा अटैच हो जाता है। ठीक है, बैंक में जो उसका पैसा पड़ा है वो अटैच हो जाएगा और क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना कस्टमर के नाम पे, वही अटैच किया जाता है, यानी कि करण का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे ही अटैच किया जाएगा, डेबिट बैलेंस को अटैच नहीं किया जाएगा। पहली बात तो गार्निशमेंट ऑर्डर में नॉर्मली अमाउंट मेंशन्ड होता है कि इतना पैसा अटैच करना है। अगर कोई भी अमाउंट मेंशन्ड ही नहीं है, इसका मतलब है कि सारा का सारा जो अमाउंट है उसे अटैच करना है। ठीक है, सारा का सारा अमाउंट अटैच करना है। उसके बाद चेक प्रेजेंटेड आफ्टर सर्विस शुड आफ्टर सर्विस शुड बी रिटर्न्ड मार्क्ड रेफर टू ड्रॉर। अगर मान लो करण के नाम पे कोई चेक आता है, मतलब करण के अकाउंट से पेमेंट जाना है, तो वो पेमेंट नहीं होगा क्योंकि गार्निशमेंट ऑर्डर आ चुका है, पैसा तो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो गार्निशमेंट ऑर्डर नीसी इज प्रीलिमिनरी ऑर्डर। प्रीलिमिनरी कोर्ट ऑर्डर पहले ऑर्डर नीसी आता है, बाद में गार्निशमेंट ऑर्डर एब्सोल्यूट आता है, जो कि अब हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि करण का अकाउंट है बैंक में और करण के नाम पे ही अटैचमेंट ऑर्डर आया, तो करण का पैसा अटैच हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, रिकवरी के लिए यूज होगा, जो उसने रोहन को नहीं दिया। जॉइंट अकाउंट के केस में मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर हम ट्रस्ट अकाउंट की बात करें, जो हमारा ट्रस्ट अकाउंट होता है, उसके केस में देखो पैसा तो ट्रस्ट का है, और अगर ट्रस्टी के नाम पे ऑर्डर है तो ट्रस्टी का जो पैसा है वो यूज होगा, ट्रस्टी का कोई अकाउंट होगा वो यूज होगा, ट्रस्ट के नाम पे जो पैसा होगा वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रस्टी का काम पैसे को संभालना है, हक नहीं होता है उसका पैसे पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, देखो मान लो एक फर्म है जिसमें करण पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी पैसा पड़ा है, पार्टनर के नाम पे भी पैसा पड़ा है। अगर मान लो कि पार्टनर के नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर आता है, तो पार्टनर का पर्सनल पैसा यूज होगा, पार्टनरशिप फर्म के पैसे को यूज नहीं किया जाएगा गार्निशमेंट ऑर्डर में। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर अटैचमेंट ऑर्डर है, गार्निशमेंट ऑर्डर है, तो पार्टनरशिप फर्म का अपना पैसा और जो पार्टनर्स हैं सारे उनका पैसा भी अटैच हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की। अब मान लो मैंने एक विल बनाई, अपनी वसीयत बनाई, वसीयत में करण को एग्जीक्यूटर बना दिया। ठीक है, करण मेरा एग्जीक्यूटर है, तो मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी को हैंडल करना, किसको क्या देना है, ये करण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करण का पर्सनल अकाउंट भी है बैंक में, एज एन एग्जीक्यूटर मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए भी अकाउंट है। तो मेरा जो अकाउंट, मेरा जो पैसा है जो एज एन एग्जीक्यूटर संभाल रहा है, वो नहीं अटैच होगा, जो करण का पर्सनल पैसा है वही अटैच होगा। तो बेसिक प्रोसेस में क्या है,
गार्निशमेंट में बैंक के पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर नीसी आएगा, ऑर्डर नीसी आते ही बैंक सारे पेमेंट रोक देगा, कस्टमर को बता देगा, फिर ऑर्डर एब्सोल्यूट आने का वेट करेगा। ठीक है, ऑर्डर एब्सोल्यूट आने के बाद पैसा कोर्ट को रेमिट कर दिया जाएगा। अब अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले जैसे ही बैंक के पास गार्निशमेंट ऑर्डर आएगा, वो टाइम और डेट अपने सिस्टम में नोट कर लेगा। ओके, उसके बाद ऑर्डर नीसी आया होगा उस पे, जिसमें बैंक से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि क्यों तुम्हारे कस्टमर का पैसा हम ना अटैच करें ड्यूज को सेटल करने के लिए, उसने रोहन का पैसा नहीं चुका रखा। ठीक है, तो ऑर्डर नीसी आते ही बैंक सारे के सारे पेमेंट्स रोक देगा, कस्टमर को यानी कि करण को बता देगा कि हमने तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दिया क्योंकि गार्निशमेंट ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, ऑर्डर आने के बाद करण कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, कोई उसके चेक्स नहीं क्लियर किए जाएंगे, ऑर्डर एब्सोल्यूट का वेट किया जाएगा, उसके बाद ही उसका अकाउंट फ्री होगा। ठीक है, ऑर्डर एब्सोल्यूट आने पे फंड्स अटैच करके कोर्ट को दे दिए जाते हैं, कोर्ट फिर वो पैसा रोहन को देगा, उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली बैंक क्या करता है, जब ऑर्डर नीसी आता है ना, तो बैंक को लगता है कि कहीं गलती से भी कोई पेमेंट ना हो जाए इस अकाउंट में से, तो बैंक पैसा सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है या ऑल्टरनेटिवली उतने अमाउंट को ब्लॉक कर देता है। अगर तो देखो अमाउंट है अकाउंट में 5 लाख रुपए और गार्निशमेंट ऑर्डर है 6 लाख रुपए का, यानी कि अमाउंट एडिक्वेट नहीं है, तो जितना है 5 लाख उतना अटैच कर दो। अगर उल्टा है कि गार्निशमेंट ऑर्डर 5 लाख का है, अकाउंट में 8 लाख पड़े हैं, तो जितना अमाउंट गार्निशमेंट ऑर्डर में है उतना अटैच कर दो। ठीक है, अगर कोई अमाउंट मेंशन ही नहीं है गार्निशमेंट ऑर्डर में, तो सारा का सारा जो भी पैसा है वो सारा अटैच कर दिया जाता है। बाकी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर तो मैंने बता दिया कि जो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर का पर्सनल पैसा है वही अटैच होगा, इन द कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटर जो उनके पास पैसा है वो अटैच नहीं होगा। ओके, और गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे बैंक देखता है कि कहीं मेरा कोई पैसा तो नहीं करण ने देने वाला, मेरे पास राइट टू सेट ऑफ है, तो बैंक पहले राइट टू सेट ऑफ लगाए के अपना पैसा रिकवर करता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर लगता है। तो मान लो करण ने बैंक का 50,000 नहीं चुका रखा, बैंक पहले अपना 50,000 रिकवर करेगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर लगेगा और बैंक ये बात कोर्ट को भी बता देगा। ठीक है, और जो करण के अकाउंट में अवेलेबल पैसा है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर वही अटैच होगा। शाम को कोई पैसा आता है, बाद में कोई अनक्लियर्ड फंड्स आते हैं, वो नहीं अटैच होंगे, जो एट द टाइम पैसा पड़ा है सिर्फ उसे ही अटैच किया जाएगा। कोई अनडिस्पर्स लोन्स पड़े हैं, ठीक है, वो बैंक का पैसा है। अगर करण ने बैंक से कोई लोन ले रखा था, लोन का अभी 10 लाख में से 2 ही डिस्पर्स हुआ है, 8 लाख अभी डिस्पर्स नहीं हुआ, वो तो बैंक का पैसा है ना, लोन का पैसा है, वो करण का अपना पैसा नहीं है ना। तो करण का अपना अनक्लियर्ड जो एकदम अकाउंट में पैसा पड़ा है सिर्फ उसे ही अटैच किया जाएगा। अगर हम चेक्स की बात करें, चेक्स का क्या होगा, उसमें मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। मान लो ऑर्डर इज रिसीव्ड आफ्टर डेबिट बट बिफोर द कैश इज पेड। मान लो एक लड़की है प्रिया, जिसको करण ने चेक इशू किया था। अब प्रिया बैंक के पास आ गई कि मुझे मेरा पैसा दो, ये पकड़ो चेक, मुझे ये पैसा चाहिए। अब करण का अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन प्रिया को कैश देने से पहले पहले गार्निशमेंट ऑर्डर बैंक को आ गया, तो बैंक फिर पैसा नहीं देगा प्रिया को, रिटर्न हो जाएगा उसका चेक प्रिया को और बाउंस हो जाएगा चेक। ठीक है, तो पैसा नहीं देना, चाहे अकाउंट डेबिट हो गया था। इवन अगर आप ये मान लो कि चेक क्लियरिंग में है, क्लियरिंग का टाइम है 5 बजे का, गार्निशमेंट ऑर्डर 3 बजे आ गया, तब भी चेक का पेमेंट नहीं होगा, वापस कर दिया जाएगा चेक। इवन अगर अमाउंट किसी और के अकाउंट में चला भी गया था, लेकिन जिसके अकाउंट में गया था उसको भी कोई मैसेज नहीं आया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, या करण को नहीं आया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो ये मैसेज जाने से पहले पहले अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया तो वो क्रेडिट को भी रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब प्रिया के अकाउंट में अगर पैसा चला गया था, लेकिन प्रिया को भी मैसेज नहीं गया था कि तेरा अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो उससे पहले पहले ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब गार्निशमेंट ऑर्डर आने के बाद पैसा हिलेगा ही नहीं। ओके, अब मान लो कि जो गार्निशमेंट ऑर्डर है वो जियो कंपनी के नाम पे आया, लेकिन गार्निशमेंट ऑर्डर आने से पहले ही कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, दिवालिया हो गई। तो जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी का सारा पैसा, सारी एसेट्स लिक्विडेटर की हो जाती हैं। मतलब कि बैंक की नहीं है अब वो, ना वो जियो कंपनी की है, अब वो लिक्विडेटर का पैसा है सारा, है ना। तो इस केस के अंदर लिक्विडेशन में अगर कंपनी चली गई है, फंड्स लिक्विडेटर के हो चुके हैं, गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर गार्निशमेंट ऑर्डर में जो अमाउंट है
अगर वो मेंशन नहीं है फिर तो सारा पैसा अटैच हो जाता है, लेकिन अगर कस्टमर का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो फिर गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। अगर कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स है, मान लो करण का ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जो -70,000 है और सेविंग्स अकाउंट है जिसमें के 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक इनका नेट यानी कि 4,30,000 रुपए अटैच करेगा। जो नेट क्रेडिट अमाउंट होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस अटैच नहीं होता। ठीक है। बैंक कभी भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज रिकवर करने के लिए कस्टमर का पैसा नहीं यूज करेगा, कि हो सकता है फ्यूचर, अभी करण के अगेंस्ट आज गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया, उसकी जो लोन की किस्त है ना वो 2 महीने बाद की है, तो 2 महीने बाद की किस्त रिकवर करने के लिए बैंक आज नहीं रिकवरी कर लेगा, गार्निशमेंट ऑर्डर में जितना पैसा अटैच करना है वो अटैच कर देगा। और इंडिया के बाहर अगर कोई करण का पैसा पड़ा है ना, उस पर गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट की पावर नहीं है ना विदेश में, तो इसलिए जो इंडिया में पैसा पड़ा है उस पर ही गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो गार्निशमेंट ऑर्डर है जॉइंट अकाउंट के केस में कैसे एप्लीकेबल होता है, अगर मान लो करण और अर्जुन दोनों के नाम पे पैसा है, लेकिन अकाउंट जो है आइदर और सर्वाइवर मोड में चल रहा है, तो इस केस में अकाउंट में सिर्फ करण के नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर आया है, तो ये अमाउंट अटैच नहीं होगा। आइदर और सर्वाइवर मोड में है, सिर्फ करण के नाम पे ऑर्डर आया है, तो अमाउंट अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के नाम पे ऑर्डर आया होता, ठीक है, वाइडर अटैचमेंट होता, दोनों के नाम पे अगर ऑर्डर आया होता, तो इन दोनों के इंडिविजुअल अकाउंट और इनका जॉइंट अकाउंट भी अटैच हो जाता। ठीक है। उसके बाद अगर यही अकाउंट करण अर्जुन के नाम पे है, फॉर्मर और सर्वाइवर मोड में है, और करण फर्स्ट होल्डर है या फॉर्मर है, तब फिर अकाउंट अटैच हो जाता। अगर यही गार्निशमेंट ऑर्डर होता, करण अर्जुन के नाम पे पैसा है लेकिन फॉर्मर और सर्वाइवर मोड में है, तो करण फॉर्मर है, अगर इस केस में करण के नाम पे अगर गार्निशमेंट ऑर्डर है, तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में भी पैसा अटैच हो जाएगा, अगर फॉर्मर और सर्वाइवर मोड में है और फॉर्मर के नाम पे ऑर्डर आता है। ओके। अगर हम पूरी सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास कोर्ट है, इसमें कोर्ट ऑर्डर पास करता है, लीगल काउंसिल यानी कि करण भी अपना एक और रखेगा लॉयर, रोहन भी अपना लॉयर रखेगा, बैंक है, करण का बैंक इन्वॉल्व होगा, जजमेंट डेटर यानी कि करण, और जजमेंट क्रेडिटर यानी कि रोहन, ये सब लोग इन्वॉल्व है इस पूरे गार्निशमेंट ऑर्डर के सिनेरियो में। तो अगर हम अलग अलग सिचुएशंस को रिवाइज करें, अगर गार्निशमेंट ऑर्डर सिर्फ करण के नाम पे है और अकाउंट करण अर्जुन दो लोगों के, अजय या करण के नाम पे है, और आइदर और सर्वाइवर मोड में है, तो पैसा नहीं अटैच होगा। अगर अकाउंट बी सी करण के नाम पे है, इंडिविजुअली भी इनका पैसा है, बीसी करण का और बीसी और करण का जॉइंट अकाउंट भी है, और तीनों के नाम पे ही अगर अटैचमेंट ऑर्डर है, गार्निशमेंट ऑर्डर है, तो तीनों का पैसा इंडिविजुअली और जो जॉइंट है वो अटैच हो जाएगा। अगर गार्निशमेंट ऑर्डर करण के नाम पे है और करण एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो करण का सिर्फ पर्सनल पैसा अटैच होगा, पार्टनरशिप फर्म का पैसा नहीं अटैच होगा। लेकिन अगर गार्निशमेंट ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है और करण पार्टनर है, तो पार्टनरशिप फर्म का अपना पैसा और करण का पैसा जो कि पार्टनर है वो भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। फिर अगर जो करण है वो ट्रस्टी है और गार्निशमेंट ऑर्डर करण के नाम पे है, तो ट्रस्ट के पैसे को नहीं छेड़ा जा सकता, ट्रस्टी का अपना पैसा है वो ही अटैच हो सकता है, ट्रस्ट का पैसा नहीं अटैच हो सकता। ठीक है। फिर अगर हम गार्निशमेंट ऑर्डर में डिसीजन ट्री देखें, बैंक के पास ऑर्डर आएगा, बैंक को देखना है कि क्या ऑर्डर वैलिड है लीगली, हमारे पास बैलेंस कितना है अटैच करने के लिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो नहीं है कोई पार्टनरशिप, ट्रस्ट या जॉइंट अकाउंट, वो देखना पड़ेगा, आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, किसके नाम पे ऑर्डर है। फिर बैंक डिसाइड करेगा कि पैसा ब्लॉक करना है, कस्टमर को बताना है, एब्सोल्यूट ऑर्डर आने पे कोर्ट को ट्रांसफर करना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है एक बैंक को गार्निशमेंट ऑर्डर में। जैसे गार्निशमेंट ऑर्डर में पैसे अटैच होते हैं, वैसे ही और भी अटैचमेंट ऑर्डर्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, ईडी वाले, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वाले, प्रोविडेंट फंड वाले, ये भी अमाउंट्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और अमाउंट अटैच जब करते हैं, जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आते ही डेट और टाइम अपने सिस्टम में नोट कर लो। ज्यादातर जो चीजें गार्निशमेंट ऑर्डर में एप्लीकेबल होती हैं वो इन अटैचमेंट ऑर्डर्स में भी एप्लीकेबल होती हैं। कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस आपको इनकम टैक्स में देखने को मिलती हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो गार्निशमेंट ऑर्डर आता है वो सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 उसे गवर्न करता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर
ऑर्डर पास कर सकता है, रिटर्न ऑर्डर। मान लो मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, मैंने इनकम टैक्स नहीं चुकाया, तो इनकम टैक्स वाले जो आईटीओ है वो मेरे बैंक को एक अटैचमेंट ऑर्डर पास कर देगा कि मेघा का पैसा फ्रीज कर लो। मेरा पैसा किसी और पर्सन के पास पड़ा है, उसे भी अटैचमेंट ऑर्डर भेजा जा सकता है। अब गार्निशमेंट ऑर्डर में क्या था, अगर गार्निशमेंट ऑर्डर 12 बजे आया तो 12 बजे मेरे अकाउंट पे जितना पैसा है उतना ही फ्रीज होगा। 3 बजे मेरे अकाउंट में कोई पैसा आएगा वो अटैच नहीं हो सकता। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट है। अगर मैंने इनकम टैक्स वालों के 4 लाख नहीं पे किए, तो जब तक वो 4 लाख नहीं रिकवर कर देते तब तक पैसा अटैच होता जाएगा, चाहे बाद में भी ऑर्डर आने के बाद भी जो पैसा होगा वो भी अटैच होता जाएगा। करंट पैसा, फ्यूचर पैसा, किसी और ने मेरा फ्यूचर में पैसा पे करना है, वो सब अटैच होता जाएगा जब तक इनकम टैक्स वाले अपनी रिकवरी नहीं कर लेते हैं। अब इसमें बैंक का क्या रोल है, बैंक के पास जैसे ही अटैचमेंट ऑर्डर आएगा वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देगा मुझे कि मैम आपके खिलाफ एक अटैचमेंट ऑर्डर आया इनकम टैक्स वालों का, या कोई और अप्रूव्ड मेथड से मुझे बता देगा, ठीक है। और मेरा जो जितने का अटैचमेंट ऑर्डर होगा वो उतना पैसा फ्रीज कर लेगा। गार्निशमेंट ऑर्डर में कभी अमाउंट मेंशन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स का जो ऑर्डर होता है अटैचमेंट ऑर्डर, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होता है। अगर मैं अपने अकाउंट से कोई पैसा निकालना चाहती हूँ, बैंक वाले बोलेंगे कि मैम आप टैक्स अथॉरिटी से बात कर लो, वही परमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे खिलाफ जब ऑर्डर आएगा तो मेरे जो करंट या सेविंग्स अकाउंट में पैसा होगा उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मेरे नाम पे जो एफडी होंगी उन्हें सिस्टम में बैंक मार्क कर देगा कि अंडर अटैचमेंट या बाय आईटी या बाय कमर्शियल टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। अब उस एफडी के अगेंस्ट ना मुझे लोन मिलेगा, ना मैं उससे कोई पैसा पहले विड्रॉ कर सकती हूँ, ना ही एफडी को तोड़ सकती हूँ। तोड़ेंगे तो इनकम टैक्स वाले भी नहीं। एफडी ना गार्निशमेंट ऑर्डर के केस में तोड़ी जाएगी, ना इनकम टैक्स ऑर्डर के केस में तोड़ी जाएगी, उसके मेच्योर होने का वेट किया जाएगा, ठीक है। अब गार्निशमेंट ऑर्डर में तो जॉइंट अकाउंट में मल्टीपल सिनेरियोज होते थे। इनकम टैक्स के केस में अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर करण और अर्जुन का जॉइंट अकाउंट है, उसमें 4 लाख हैं, तो अज्यूम कर लिया जाएगा 2 करण के हैं 2 अर्जुन के हैं, तो करण के अकाउंट अगेंस्ट ऑर्डर है तो करण का 2 लाख रुपया अटैच कर लिया जाएगा, अनटिल अनलेस अर्जुन ये प्रूव कर दे कि पूरा का पूरा 4 लाख उसका ही है, ठीक है। तो अज्यूम कर लिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गार्निशी ऑर्डर वॉज रिसीव्ड बाय बैंक। 5 अप्रैल को 1:30 बजे गार्निशमेंट ऑर्डर आया, तब अकाउंट में 1.5 लाख थे। 3:30 बजे उस अकाउंट में 20,000 रुपए गए, तो कितना अमाउंट अटैच कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप 1.5 लाख ही अटैच कर पाओगे, आप 1.5 लाख ही अटैच कर पाओगे, क्योंकि 20,000 बाद में आया, वो आप नहीं अटैच कर सकते। गार्निशमेंट ऑर्डर में तो ये रूल है ना कि जो उस टाइम पैसा पड़ा है उसे ही अटैच किया जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इश्यूज द गार्निशमेंट ऑर्डर। बहुत इजी है, ठीक है। ये अक्टूबर 23 में पूछा गया था। तो कोर्ट जो है उसके पास पावर होती है गार्निशमेंट ऑर्डर इशू करने की, तो ए करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको जून 24 में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्डर निसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गार्निशी ऑर्डर। तो ऑर्डर निसी का क्या मतलब होता है कि इमीडिएटली फंड सीज करके क्रेडिटर को दे दो, नहीं, क्रेडिटर को नहीं देने होते निसी ऑर्डर, एब्सोल्यूट आने के बाद कोर्ट को देने होते हैं। टू सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक ऑन व्हाई द फंड्स इन द डेटर्स अकाउंट शुड नॉट बी अटैच्ड, ठीक है। कि आप एक्सप्लेनेशन मांगते हो बैंक से कि बताओ तुम्हारे कस्टमर का पैसा क्यों ना अटैच किया जाए, तो ये होता है। टू रिलीज द फंड्स इन द डेटर्स अकाउंट फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शन, ना पैसा तो ब्लॉक हो जाता है। टू परमानेंटली फ्रीज नहीं होता, जब तक के ऑर्डर नहीं पास हो जाता, सारा कुछ सेटल नहीं होता, तब तक के लिए फ्रीज किया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको जून 24 में पूछा गया था, व्हेन बोथ गार्निशमेंट एंड सेट ऑफ आर एप्लीकेबल, क्या पहले अप्लाई करें। तो हमेशा बैंक अपना पहले राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करेगा या लियन, इन दोनों में से कोई एक, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो प्रायोरिटी सेट ऑफ को मिलती है, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मई 2025 में पूछा गया था, अंडर द गार्निशमेंट ऑर्डर ऑन रिसीट ऑफ डैश which is a preliminary order, the bank must immediately stop payments out of the affected accounts and also inform the customer। तो ये ऑर्डर नीसी होता है ना, प्रीलिमिनरी ऑर्डर, जिसके आने पे कस्टमर को बता दो और अकाउंट फ्रीज कर दो, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी आपको मई 25 में पूछा गया था कि एक कस्टमर की बैंक में 8 लाख की एफडी है, 5 लाख का उसने उसको गिरवी रख के लोन ले लिया, तो फ्री कितना अमाउंट है, सिर्फ 3 लाख रुपए, ठीक है। अब गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया,
6 लाख रुपए का, आप कितना अमाउंट अटैच करोगे? आप सिर्फ 3 लाख अटैच कर सकते हो, क्योंकि 5 लाख तो ऑलरेडी फंस गया ना, उसके अगेंस्ट उसने लोन ले लिया। 5 लाख पे तो बैंक का हक है। फ्री का 3 लाख जो होगा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको मई 25 में पूछा गया था कि ए और बी डेटर्स हैं, उनके खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाता है, एक अटैचमेंट ऑर्डर आता है दोनों के अगेंस्ट। अब उनका बैंक में 3 लाख का एक जॉइंट अकाउंट है, इंडिविजुअली ए का 1 लाख पड़ा है करंट अकाउंट में, बी का सेविंग्स अकाउंट में 50,000 पड़ा है। तो कहते किस अमाउंट को अटैच करोगे? देखो, जॉइंट अकाउंट है, और कुछ देखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि गार्निशमेंट ऑर्डर दोनों के अगेंस्ट आ गया। तो दोनों का चाहे इंडिविजुअल अकाउंट है, चाहे उनका जॉइंट अकाउंट है, सब कुछ अटैच हो जाएगा। तो तीनों के तीनों अकाउंट्स अटैच हो जाएंगे, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई भी डाउट है ना, तो आप हमें पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये तो हम सिर्फ 25 टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं संकल्प सीरीज में। अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, अभी काफी समय आपके पास है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे कोर्सेज में आप जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा। ठीक है, इंडिया 76 कोड आज एप्लीकेबल है, इसे यूज करके इंडिपेंडेंस डे का फ्रीडम सेल है, तो आप 76% अवेल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड सारे सब्जेक्ट्स की, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो इसके थ्रू आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा। 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट का कोर्स नहीं चाहिए, तो सिंगल के अंडर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा प्रिपरेशन तो हो चुका है, मुझे सिर्फ ब्रश अप करना है, तो फिर आप हमारी संकल्प सीरीज या फिर हमारी 10 मिनट सीरीज जो है आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है, आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8146207241। और इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।